मेरा नाम हर्षित है। मैं अपनी बेरोजगारी से बड़ा ही परेशान था और जगह जगह नौकरी ढूंढ ढूंढ कर थक चुका था। एक जगह मेरा इंटरव्यू था, लेकिन मुझे वहाँ भी नौकरी नहीं मिली थी। मैं वहाँ से आ रहा था, गर्मी बहुत तेज थी। सर उठाकर मैंने आसमान की तरफ देखा तो धूप चिड़चिड़ाती हुई आंखों में लग रही थी। मेरी आंखें नहीं खुल रही थी, माथे पर आ रहा पसीना मैंने साफ किया और गहरी सांस ली। आसपास देखने लगा। आज तो सूरज भी आग उगल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सूरज भी मुझे आजमा रहा है। पहले जो धक्के अपनी ज़िंदगी से तंग आकर मैं खा रहा था, वही मेरे लिए बहुत थे कि आज इस गर्मी ने भी मेरा दिमाग खराब कर दिया था। मैं अपने हाथ में पड़ी हुई फाइल को अपने सर पर रखकर खुद पर छांव बनाने की तलाश करने लगा। कम से कम कुछ देर के लिए खड़ा होकर अपने शरीर को ही ठंडक ही पहुंचा लूं। सड़क किनारे में तेज तेज कदम उठाता हुआ चलता जा रहा था, तभी अचानक मुझे एक पेड़ नजर आया। मैं उस पेड़ के नीचे आकर खड़ा हो गया। पूरी सड़क पर चारों तरफ धूप फैली हुई थी। इस पेड़ की छांव में खड़े होकर मुझे कुछ सुकून मिल गया था। अपने बैग से पानी की बोतल निकालकर जैसे ही पीने के लिए मुंह से लगाया तो पानी भी खत्म हो चुका था। पानी की एक बूंद भी बोतल के अंदर मौजूद नहीं थी। प्यास की वजह से मेरा बुरा हाल हो चुका था। दूर दूर तक कहीं भी मुझे नल नहीं नजर नहीं आ रहा था। प्यास से गला सूखा जा रहा था। हर कोई अपने अपने कामों में बिजी था। एक मैं ही था जो बेरोजगार और खोटा भाग्य लेकर पैदा हुआ था। बचपन से ही जवानी तक पहुँचते पहुँचते मैंने बहुत सारे सबक सीख लिए थे। पानी की खाली बोतल लेकर मैं आसपास नज़र दौड़ाने लगा कि कहीं से पानी का अरेंजमेंट हो जाए, लेकिन मुझे कहीं भी पानी नज़र नहीं आ रहा था। अगर कहीं कोई नल भी दिख जाता तो मैं इस बोतल को ही भर लेता। अभी मैं आसपास देख ही रहा था कि अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे पास कोई खड़ा है। तभी किसी ने मेरे आगे हाथ बढ़ा दिया। मैं कंफ्यूज हो गया था। मैंने जैसे ही उस हाथ की तरफ देखा तो उस हाथ में ठंडे पानी की बोतल थी। वह हाथ मेरी तरफ बढ़ रहा था। वो बिल्कुल गोरा दूध जैसा सफ़ेद हाथ था। उसमें सोने की एक अंगूठी और चमकीली चमकीली चूड़ियाँ थी। मैंने इस हाथ से नज़रें जब सामने की तरफ उठाकर उस इंसान के चेहरे पर डाली तो मैं चौंक गया। वह एक औरत थी जिसने गुलाबी रंग की साड़ी पहनी हुई थी। वो औरत बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। उसकी उम्र तो 40 साल लग रही थी, लेकिन इतनी उम्र होने के बावजूद भी उसका शरीर ऐसा था जैसे 20-25 साल की लड़की का होता है। उसने अपने आप को बहुत फिट बनाकर रखा हुआ था। उसकी आंखों पर एक अजीब सी चमक थी और चेहरे पर मुस्कुराहट आई हुई थी। उसने हाई फाई मेकअप कर रखा था। कहने लगी, ये लो, यह पानी पी लो, तुम्हें प्यास लग रही थी ना। मैं वहाँ दूर से खड़ी हुई तुम्हें काफ़ी देर से देख रही हूँ। तुम मुझे कुछ परेशान नज़र आ रहे हो। जैसे तुम्हारी हालत को देखकर लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा परेशान होकर आ रहे हो। मैं भी ठंडे पानी की बोतल को पकड़ा और वहीं पर खड़ा होकर पानी पीने लगा, क्योंकि अब मैं भी ज़्यादा देर पानी के बिना नहीं रह सकता था। मुझे बहुत तेज़ प्यास लग रही थी। एक ही सांस में मैं वह पानी ख़त्म कर चुका था। मैं वह बोतल उस औरत को वापस कर दी। वह इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि आसपास के काफ़ी सारे मर्द उसे घूर घूर कर देख रहे थे। वो एक बड़ी सी गाड़ी में आई हुई थी। देखने में काफ़ी अमीर लग रही थी। उसका गेटअप बता रहा था कि वह बहुत अमीर और अच्छे परिवार से बिलोंग करती है। मैंने उस औरत को थैंक यू कहा और उन्हें बताया कि जी, मैं यहाँ पर पास में ही अपने जॉब का इंटरव्यू के लिए आया था। काफ़ी टाइम से जॉब ढूंढ रहा हूँ, लेकिन जॉब नहीं मिल रही है। मैं हिंदुस्तान के कई बेरोजगार लड़कों में से ही एक हूँ। काफ़ी जगह पर नौकरी के लिए इंटरव्यू दे चुका हूँ, लेकिन हर बार मेरी किस्मत मुझे सिर्फ अंगूठा ही दिखा देती है। जानता हूँ कि हर जगह सोर्स के थ्रू ही नौकरी मिलती है, लेकिन मेरा सोर्स लगाने वाला तो कोई भी नहीं है। मेरे इतना पढ़ा लिखा होने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। फ़िलहाल आपका थैंक यू। मैंने इस औरत को दोबारा फिर से थैंक यू कहा और जल्द से जल्द मैं अपने घर जाना चाहता था, क्योंकि घर जाकर मुझे अपनी बीमार माँ और जवान बहन के लिए खाने के लिए सब्जी वगैरह भी लेकर जानी थी। मैं यहाँ से खाना पकाने के लिए कुछ लेकर जाता, तभी मेरे घर में मुझे बना हुआ खाना मिलता था, क्योंकि एक मैं ही था जिसके ऊपर घर की सारी जिम्मेदारी थी। इसलिए मैं अपना यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं कर सकता था। इस औरत को शुक्रिया अदा करके मैं वहाँ से तेज़ कदम उठाते हुए उस औरत के पास से निकलकर अपने घर की तरफ जाने लगा था। पैसे बचाने के चक्कर में ज़्यादा से ज़्यादा पैदल जाता था, क्योंकि रिक्शे में भी पैसे ही दिए जाते हैं। कोई हमें फ्री में तो घर तक नहीं छोड़ सकता, और यहाँ मेरे पास पैसों की बहुत ज़्यादा कमी थी। बहुत सोच समझ कर चलना पड़ता था। अभी मैं भीड़ भाड़ वाली जगह से निकलकर आगे बढ़ा ही था
कि मुझे लगा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वही गुलाबी साड़ी वाली औरत मेरा पीछा करते हुए आ रही थी। वो मुस्कुराते हुए एक बार फिर से मेरी तरफ देखने लगी थी। मैं कुछ समझ नहीं पाया। मैंने सोचा हो सकता है कि इस औरत का घर भी इसी रास्ते पर हो, लेकिन वो पैदल क्यों आ रही थी। यही बात सोचते हुए मैं चल रहा था। फिर वह मेरे बराबर में आकर मेरे कदम से कदम मिलाकर चलने लगी। तो एक सेकंड के लिए मैं रुक गया। मैंने रुकने पर वह भी रुक गई और फिर स्टाइल बनाकर खड़ी हो गई और लगातार मुझे ही देखने लगी। इस औरत की हरकतें मुझे बहुत अजीब लग रही थी। मुझे तो कोई मेंटल सी लगने लगी थी, लेकिन इतनी खूबसूरत औरत भला मेरा पीछा क्यों कर रही थी। फिलहाल मेरी खुदगर्जी मेरे बीच में आ गई थी और मैं इस औरत की चालाकी को अच्छे से समझता था। मैंने घूर कर उसे देखा और कहने लगा कि क्या बात है मैडम, आप मेरा पीछा क्यों करती हुई आ रही हो। मैंने आपको थैंक यू बोल दिया है, क्या अब आपको पानी के भी पैसे देने पड़ेंगे। वो मेरे यह शब्द सुनकर वह मुस्कुराने लगी थी। इस टाइम उसने अपने पर्स से एक पैकेट निकाला और मेरे हाथ पर रख दिया। वो पैकेट देखकर मुझे शौक लगा था कि क्या था इस पैकेट के अंदर और यह औरत इसे मुझे क्यों दे रही थी। मैंने खोलकर देखा तो मुझे अचानक ही झटका लग गया था। उसमें तो बहुत सारे पैसे मौजूद थे जिनको मैं गिन तो नहीं सकता था, लेकिन इतना आइडिया तो हो चुका था कि वह लाखों रुपये थे। मेरे तो हाथ कांपने लगे थे। इधर मेरी जेब में सिर्फ 200 ही पड़े हुए थे और यह औरत कह रही थी कि यह 50 लाख हैं, ये पैसे तुम्हारे भी हो सकते हैं, मैं इन पैसों को तुम्हें दे सकती हूँ, क्या तुम इन 50 लाख के मालिक बनना चाहोगे। इस औरत की बात सुनकर मैं तो खड़ा हैरान रह गया था। आखिर वह किस काम के लिए मुझे 50 लाख दे रही थी। मैंने सवाल किया कि आप यह 50 लाख मुझे क्यों देना चाहती हो। मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ, आपकी मेरी तो कोई जान पहचान भी नहीं है और ना ही मैंने आपका कोई काम किया है। फिर आखिर आप मुझे यह इतने सारे पैसे देने के लिए क्यों तैयार हो। आप मुझे यह पैसे क्यों देना चाहती हो मैडम, क्या आप मुझे बेवकूफ़ बना रही हो। वो औरत मुझे घूर कर देखते हुए कहने लगी, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पर नहीं, हम दोनों आगे कहीं बैठकर तसल्ली के साथ बातचीत करते हैं। वो औरत मेरे आगे आगे चल रही थी और मैं उसके पीछे पीछे था। उसके कदम से कदम मिलाकर चल रहा था। मेरे दिल में तो जैसे खुशी उमड़ पड़ी थी। यह औरत 50 लाख मुझे देने वाली थी। मैं 50 लाख रुपयों के लिए कुछ भी करने को तैयार था। आखिर 50 लाख कोई छोटी रकम तो नहीं होती। कम से कम मुझ जैसे गरीब के लिए तो यह पैसे कम नहीं थे। इन 50 लाख से तो मैं अपना कोई कारोबार भी कर सकता था। मेरे दिमाग में काफ़ी सारे ख्याल आने लगे थे। वो औरत चलते चलते मुझे एक होटल में ले आई। यहाँ पर अंदर आने के बाद हम दोनों एक तरफ बैठ गए थे। उसने वेटर से कहकर कॉफ़ी का ऑर्डर दिया। थोड़ी देर बाद इस औरत के पास किसी की कॉल आ गई और यह फ़ोन पर बातें करने के लिए चली गई। इतनी देर में चारों तरफ होटल को नज़र दौड़ा दौड़ा कर देख रहा था। ये काफ़ी बड़ा होटल था और यहाँ पर अमीर अमीर लोग भी आया करते थे। मैं तो कभी इसके पास से होकर भी नहीं गुजरा था, क्योंकि मेरी इतनी औकात ही नहीं थी। थोड़ी देर के बाद यह औरत मेरे पास आकर दोबारा से अपनी चेयर पर बैठ गई थी। वेटर भी कॉफ़ी लेकर आ गया था। उसने मुझसे कहा, कॉफ़ी पियो, कॉफ़ी पीते पीते बात करते हैं। मेरे दिल में बार बार यह ख्याल जाग रहा था कि ना जाने ये औरत मुझसे क्या बात करने वाली है। वो अपने मोबाइल पर ना जाने क्या कर रही थी। मैं उसे देखकर घबरा गया था कि कहीं यह मुझे कोई ऐसा वैसा काम करने को तो नहीं कह रही है जिससे मैं नहीं कर सकूँगा। मैं एक बहुत ईमानदार इंसान हूँ। सारी ज़िंदगी मैंने सादगी में गुजार दी है। मैं कोई गैर कानूनी काम करके फंसना नहीं चाहता था। थोड़ी देर के बाद उसने अपना मोबाइल रख दिया था। मेरी तो कॉफ़ी फिनिश हो चुकी थी। उसके बाद जो उसने मुझे काम बताया उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। वो कहने लगी, तुम्हें मेरी बेटी के साथ एक रात गुजारनी होगी। मेरी बेटी लड़कों में बहुत इंटरेस्टेड है। यकीन मानो वह तुम जैसे जवान लड़कों के लिए तो पागल हुई फिरती है। कल मेरी बेटी का बर्थडे है और मैं चाहती हूँ कि मैं उसे कोई गिफ्ट दे सकूँ। मैं तुम जैसे जवान और स्मार्ट लड़के को उसे गिफ्ट करना चाहती हूँ। वो औरत इतनी ज़्यादा पागलों जैसी बातें कर रही थी। मैं उसकी बात सुनकर हैरान हो गया था। मुझे उससे इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक औरत भला इस तरह की लिमिट क्रॉस कर देने वाली बातें भी कर सकती है। वह अपनी बेटी के लिए ही
किसी जवान लड़के का बंदोबस्त कर रही थी ताकि वह रात भर उसकी इज्जत के साथ खेल सके। शर्म के मारे मैंने अपने कान बंद कर लिए थे। मैं कहने लगा कि माफ़ कीजिए मैडम, मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। भले ही मैं बेरोजगार हूँ, गरीब हूँ, मगर मैं कभी भी ऐसा घिनौना काम करने के लिए तैयार नहीं हो सकता। इतनी बात कहकर मैं वहाँ से उठकर जाने लगा था कि उसने फिर से वही पैकेट 50 लाख वाला मेरे सामने रख दिया। उसने पैकेट से 50 लाख निकाल लहराए और उन पैसों को वो मुझे दिखाने की कोशिश कर रही थी। उसकी इस हरकत ने तो मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं भी तो अपनी आने वाली ज़िंदगी को संवारना चाहता था और मुझे दूर दूर तक उम्मीद थी कि कहीं और से मेरे पास पैसों का बंदोबस्त नहीं हो सकता। यह मेरे पास एक गोल्डन चांस था जिसे मैं एक्सेप्ट कर लेता तो शायद मेरी ज़िंदगी बदल जाती। मैंने उस औरत को देखा जो पैसे हाथ में लिए हिला हिलाकर अपनी अदाएं दिखा रही थी। वो मुझसे कहने लगी, सोच लो, इसमें तुम्हारा ही फायदा है। एक रात की ही तो बात है और सिर्फ एक रात ही तुम्हारी तकदीर बदल सकती है। मुझे तो तुम ज़रूरतमंद लगे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ, वरना मेरी बेटी को लड़कों की कोई कमी नहीं है। सिर्फ एक रात गुजारने के तुम्हें इतने सारे पैसे मिल रहे हैं, फिर इसमें परेशानी वाली बात क्या है? या फिर तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम किसी लड़की के साथ रात गुजार सकते हो? ये बात कहकर वह खामोश हो गई और मुस्कुराने लगी थी, जबकि मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुआ था। मैं सोच रहा था कि क्या करूं? क्या इस औरत की बात मान लूं या इस औरत से इनकार कर दूं? घर चला जाऊं? घर में भी बहुत ज़्यादा तंगी आई हुई है, माँ भी बीमार है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एक जवान बहन भी है जिसकी मुझे शादी करनी है। मेरे अलावा मेरी बहन और मेरी माँ का सहारा कोई भी नहीं था। हमारा छोटा सा ही घर था। मेरे पिता भी काफ़ी सालों पहले मर चुके थे। मेरी माँ के पास जुड़ा कटा कुछ भी नहीं था। मेरी माँ ने मुझे जैसे तैसे पढ़ा लिखाया था, लेकिन फिर भी मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी। मैं था तो बेरोजगार ही। मैंने जल्दबाजी में फैसला कर लिया कि मैं उस औरत की बात मानने के लिए तैयार हूँ। वो मुस्कुराने लगी थी और कहने लगी कि वेल डन, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। इसमें तुम्हारा ही फायदा है, यह पैसे तुम्हारी तकदीर बदल देंगे। उसके बाद उसने उन 50 लाख में से मुझे 50,000 एडवांस दे दिए थे। वो पैसे देकर कहने लगी, यह लो तुम्हारा एडवांस, जाओ जाकर ऐश करो, बाकी के बचे हुए पैसे मैं तुम्हें काम होने के बाद दूंगी। मैं भी वो 50,000 लेकर अपने घर की तरफ चला आया था। उस औरत ने मुझे अपना मोबाइल नंबर और घर का एड्रेस भी दे दिया था और बता दिया था कि मुझे किस टाइम उसके घर जाना है। मैं अपने घर गया तो मैं बाज़ार से खाना लेता हुआ चला गया था, क्योंकि मुझे घर लौटते हुए काफ़ी देर हो गई थी। इसलिए मैं होटल से ही खाना लेकर चला गया था। अपनी माँ की कुछ दवाइयाँ और उसके लिए फ्रूट भी लेता हुआ चला गया था और घर में थोड़ा सा राशन भी भरवा दिया था। मेरी माँ ने मेरे हाथ में इतना सारा सामान देखा और देखा कि मैं आज पकाने के लिए कोई सब्जी नहीं लेकर आया हूँ, बल्कि पका पकाया ही खाना लेकर आया हूँ। यह देखकर मेरी माँ हैरान रह गई, क्योंकि आज से पहले मैं इतना ज़्यादा सामान लेकर कभी घर में नहीं आया था। मेरी माँ और बहन मुझसे सवाल करने लगी कि तुम यह कुछ कैसे लेकर आए हो? इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? सुबह तो तुम कह रहे थे कि तुम्हारे पास पैसे ही नहीं हैं। अपनी माँ की बात सुनकर मैं थोड़ा सा घबरा गया था। माँ तो माँ होती है और माँ के सामने मैं क्या झूठ बोल सकता था। हाथ मुँह धोते हुए मैं माँ से कहने लगा, माँ मेरी एक जगह जॉब लग गई है, उन्होंने मुझे एडवांस दिया है, बस इन्हीं पैसों से मैं आपके लिए यह सामान लेकर आया हूँ। मैंने सोचा कि बाजार से ही खाना लेकर चलता हूँ, बहन को परेशान नहीं होना पड़ेगा। मेरी बहन आज मुझे बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी, क्योंकि वह बेचारी हमेशा घर के कामों में लगी रहती थी। आज उसे खाना बनाने से छुट्टी मिल गई थी। मेरी माँ मेरी नौकरी के बारे में सुनकर बहुत खुश हुई थी और कहने लगी कि भगवान तुम्हें इसी तरह से कामयाब करे। देखना, अगर इसी तरह से तुम्हारी नौकरी चलती रही तो धीरे धीरे हमारे घर के हालात काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। मेरी बहन ने मेरे लिए खाना लगाया और हम तीनों ने साथ बैठकर खाना खाया था, लेकिन मेरा ध्यान अभी भी उस औरत की तरफ ही लगा हुआ था। उस लड़की के साथ एक रात गुजारने के वह मुझे 50 लाख दे रही थी। क्या यह बात सच थी या फिर वह मुझे बेवकूफ़ बना रही थी? अब जो भी था, यह सच तो कल ही खुलने वाला था। मैं अगले दिन फिक्स टाइम पर तैयार होकर घर से निकलने लगा तो मेरी माँ ने मुझसे सवाल किया कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो इतना तैयार होकर? मैंने माँ से कहा कि मैंने कल आपको बताया था कि मेरी नौकरी लग गई है,
बस वहीं जा रहा हूँ। आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपका बेटा कामयाब हो जाए। अगर आपका बेटा कामयाब हो जाए तो हमारा पूरा भाग्य बदल जाएगा। मेरी माँ यह बात सुनकर बहुत खुश होने लगी और मैं घर से निकल आया था। रिक्शा पकड़कर मैं उस औरत के बताए हुए एड्रेस पर चला गया था। मैं इस औरत के घर पहुंच चुका था। इस औरत का घर देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। मैंने दोबारा से अपने पास मौजूद एड्रेस को देखा और फिर इस घर को देखा। ये कोई घर नहीं था बल्कि एक महल था। ये इतना ज़्यादा खूबसूरत था, शायद मैंने इतना बड़ा और खूबसूरत घर पहली बार देखा था। लेकिन मैं यह सोच सोच कर परेशान हो रहा था कि यह इतनी अमीर औरत इतना गलत काम कैसे कर सकती है। मैं उस औरत के घर के बाहर खड़ा होकर ही उसके दिए हुए नंबर पर कॉल करने लगा। उसने मेरी कॉल रिसीव की और कहा कि तुम कहाँ पर हो। मैंने उसे बताया कि मैं आपके घर के बाहर ही खड़ा हूँ। तो उसने शॉक्ड होकर कहा, अरे तुम बाहर क्यों खड़े हुए हो, जल्दी से अंदर आओ, मैं तुम्हारा बहुत देर से इंतज़ार कर रही हूँ। मैं डरते डरते हुए घर के अंदर चला गया था। यह घर तो मैंने आज से पहले सिर्फ मूवी में ही देखा था। आज मैं पहली बार इतने बड़े घर के अंदर मौजूद था। घर के अंदर गया तो वह औरत मेरे सामने तैयार होकर खड़ी हुई थी। आज तो उसने बहुत ही छोटा ब्लाउज पहना हुआ था और उसकी साड़ी का पल्ला भी उसके कंधे पर नहीं था। पता नहीं वह मुझे क्या समझ रही थी। मैंने उससे कहा, मैडम आपको मेरे सामने ऐसी हरकतें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ, इसलिए मैं ये काम करने के लिए तैयार हुआ हूँ। वह मुझे देखकर हंसने लगी, कहने लगी, मैं तुम्हारी नीयत देखना चाहती थी। मुझे लगता है कि तुम मेरा काम ढंग से नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर तुमने मेरा काम ठीक तरीके से नहीं किया तो मैं तुम्हें यह पैसे नहीं दूंगी। अगर तुम्हें यह पैसे लेने हैं तो मेरे कहने के मुताबिक ही काम करना होगा। उसने मुझे कहा, अच्छा चलो ठीक है, तुम बैठो जाओ। उसने नौकरानी को आवाज़ लगाई और उसे कहा कि मेहमान आए हैं, इनके लिए चाय बनाओ। मैं तो जितना हैरान होता मेरे लिए उतना ही कम था। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था। मगर वो औरत कहने लगी, तुम्हें यहाँ जिस काम के लिए बुलाया गया है वो काम तुम्हें रात को शुरू करना है, तब तक तुम्हें यहीं पर रहकर टाइम काटना होगा। मैंने इस घर में बैठे बैठे सारा दिन गुजार दिया था और मुझे बार बार यहाँ पर कुछ ना कुछ खाने पीने का सामान दिया जा रहा था। जब रात को हो गई तो वह औरत मेरे पास आई और कहने लगी, तुम्हारा इंतज़ार ख़त्म हुआ, अब तुम्हें मेरी बेटी के कमरे में जाना होगा। मेरी बेटी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो चुकी थी। आखिरकार मैं भी लड़का था, फीलिंग पर कंट्रोल आखिर कब तक कर सकता था। मैंने सोचा, जितनी खूबसूरत यह औरत है इसकी बेटी भी इतनी ही खूबसूरत होगी और इसकी माँ मुझे खुद अपनी बेटी के कमरे में भेज रही है, तो फिर मैं इस काम के लिए मना क्यों करूं। मैं वहां से सीढ़ियां चढ़ते हुए उस औरत की बेटी के कमरे के बाहर आ गया था। उसकी माँ ने खुद ही कमरा खोला था। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और मैंने कमरे के अंदर कदम रखा तो सामने का नज़ारा देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए थे। कमरे को इस तरह से सजाया गया था जैसे यहाँ पर मेरी आज सुहागरात हो। एक लड़की बेड पर लेटी हुई थी। वह लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। इतनी ज़्यादा खूबसूरत लड़की तो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। लेकिन एक अजीब बात यह थी कि यह जो लड़की थी यह सो क्यों रही थी, या फिर ये ज़रूर बेहोश थी। मैंने इसे लेटा हुआ देखकर उसकी माँ से सवाल किया कि ये लड़की क्यों सो रही है। वह औरत धीरे से कहने लगी, ये बेहोश है और मैंने खुद ही इसको बेहोश किया है। तुम्हें जो कहा गया है तुम सिर्फ वही करो और फिर जब काम पूरा हो जाए तुम मुझसे आकर पैसे ले जाना। वह औरत मेरे कंधे पर हाथ मारकर वहाँ से चली गई और बाहर से कमरा लॉक कर दी थी। मैं चलता हुआ उस लड़की के करीब जाकर खड़ा हो गया था। वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी, उसके चेहरे से मेरी नज़र हट ही नहीं रही थी। धीरे धीरे मैं भी देखने लगा। मैं खुद पर कंट्रोल करना चाहता था। फिर जिस काम के मुझे पैसे दिए गए थे मैंने उस काम पर ध्यान देना शुरू किया था। इस कमरे में मुझे लगभग 2 घंटे बीत चुके थे और वह लड़की मेरा चैन चुरा चुकी थी। मैंने कमरे की खिड़की से बाहर की तरफ देखा तो उस लड़की की माँ ना जाने किस सोच विचार में टहल रही थी। शायद वह मेरा ही इंतजार कर रही थी। मैंने अपनी शर्ट के बटन लगाए और सीढ़ियाँ उतरता हुआ नीचे आ गया था और उस औरत के पास जाकर खड़ा हुआ। वह घूरती हुई नज़रों से मेरा चेहरा देखने लगी। मैंने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर उससे कहा कि मैडम आपका काम हो चुका है। वह सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। वह कहने लगी, मेरी बेटी जागी तो नहीं है ना, उसने कोई रिएक्ट तो नहीं किया, तुम्हें परेशान करने की कोशिश तो नहीं की ना। मैंने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि नहीं, वह बेचारी तो बेहोश
ही है और मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ। यह सुनकर उसने खुशी से अपने पास मौजूद 50 लाख रुपये निकाले और मेरे हाथ पर रख दिए थे। वह कहने लगी कि जाओ, अब दोबारा मुझे कहीं नज़र मत आना और तुम्हारा काम पूरा हो चुका है। यह भी ध्यान रखना कि इस बारे में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, वरना तुम जानते हो कि मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगी और इस काम में तुम पर भी इल्ज़ाम आएगा। मैं इस औरत की हर बात को सुनकर वहाँ से निकल आया था। बैठे बिठाए मुझे 50 लाख मिल गए थे। मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी। माँ को बहाना लगाकर बता दिया कि ऑफिस के पहले दिन ही बॉस ने मेरे काम से खुश होकर मुझे इतने पैसे दे दिए हैं। अब तो मेरा काम दिन पर दिन बढ़ता चला जाएगा और हमारी ज़िंदगी से गरीबी दूर चली जाएगी। मेरी माँ तो मेरी खुशियों को देखकर अचानक शॉक्ड मैं पड़ गई थी। अभी रात ही हुई थी जब मुझे उस औरत की दोबारा से कॉल आई। वो कॉल करके ही कहने लगी कि मैं तुम्हारी तरफ से बहुत खुश हूँ। तुमने मेरे दिल की तमन्ना आज पूरी कर दी है। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरा काम इस तरह से भी पूरा कर सकते हो। मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया है। अगर तुम्हें और पैसों की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें पैसे भिजवा दूंगी। मैं तो समझ रही थी कि तुम अपना काम सही तरीके से नहीं करोगे, मगर जिस तरह से मेरी बेटी की हालत हो रही है, तुम नहीं जानते हो कि तुमने मेरा काम कितना आसान कर दिया है। उस औरत की यह बात सुनकर मैं फ़ौरन फ़ोन बंद कर चुका था। मैंने अपना मोबाइल निकाला और उस पर एक वीडियो देखने लगा। क्या कमाल की वीडियो थी जो मैंने उस औरत के घर में रिकॉर्ड की थी। सही टाइम आने पर यह वीडियो भी उस औरत की जेब से पैसा निकलवाने के लिए मेरे काम आने वाला था। मेरे दिल में तो लालच जाग उठा था जो अब इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होने वाला था। मैंने जब टाइम देखा तो रात के 12 बज गए थे। अब मुझे सोना चाहिए था क्योंकि सुबह मैं एक बहुत बड़े काम को अंजाम देने वाला था। अगली सुबह मैं उठा और दोबारा वहीं पर चला गया। उस औरत का आलीशान बंगला बना हुआ था। वह सुबह सुबह का टाइम था, लगभग 7 बजे का टाइम था। उस टाइम तो अमीर लोग घोड़े बेचकर सो रहे होते थे। मैंने बाहर आकर एक नंबर पर कॉल की तो थोड़ी देर बाद वह उस घर का दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खुलते ही वह घर से बाहर निकल गई थी और वह मेरे साथ बाइक पर बैठ गई। ये बाइक भी मेरी नहीं थी, मैंने अपने ही फ्रेंड से थोड़ी देर के लिए उधार मांगी थी। मुझे अब सीधा कोर्ट जाना था जहाँ मैं इस लड़की के साथ कोर्ट मैरिज करने वाला था। जैसे ही कोर्ट के बाहर खड़े होकर मैंने उस लड़की की तरफ देखा तो वह अपने चेहरे को झुकाकर खड़ी हुई थी। इस लड़की की उम्र लगभग 20 साल थी और इसका नाम अंजलि था। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू भी थे। जो कदम वह मेरे साथ उठाने जा रही थी वह उसकी ही भलाई के लिए था, मगर अफसोस कल के गुजरे हुए हालात हमें याद आने लगे। उसके बाद ही मैंने यह फैसला किया था कि मैं इस लड़की के साथ शादी कर लूँगा। कुछ देर बाद कानूनी तौर पर हम दोनों पति पत्नी बन चुके थे। मैं उसकी फीलिंग को महसूस कर सकता था। वह बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसका पूरा शरीर काँप रहा था। वह बिल्कुल खामोश और उसकी आंखें बार बार नम हो रही थी। जब उसने कोर्ट मैरिज के पेपर पर साइन किए थे वह बेचारी फूट फूट कर रो रही थी, मगर ऐसा करना भी तो बहुत ज़रूरी था। कल रात जब मैं कमरे में गया था और वह औरत जब कमरा बंद करके बाहर से चली गई तो मैंने एक नज़र उस लड़की को देखा। वह लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, किसी फिल्मी हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। मेरी नज़र उसकी खूबसूरती से हट ही नहीं रही थी। उसकी खूबसूरती देखकर मैं क्या कोई भी लड़का उसका फ़ायदा उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत मुझे नज़र आ रही थी और उसकी शराफत देखकर मेरा दिल मुझे गलत काम करने से रोक रहा था। मैं भी तो बहुत ज़्यादा मजबूर था और मुझे पैसों की ज़रूरत थी। मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो गया था। मैं कमरे में इधर उधर टहल टहल कर सोच रहा था कि भगवान मुझे कोई सही रास्ता दिखा दे कि मैं कुछ गलत भी ना कर सकूं और मुझे पैसे भी मिल जाए। अभी मैं यह सब ही सोच रहा था कि अचानक मुझे टेबल पर एक डायरी रखी हुई नज़र आई। ये डायरी ऊपर से बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। इस डायरी को शायद इस लड़की ने अपने हाथ से ही बनाया था। मैंने डायरी को खोला और पढ़ने के लिए बैठ गया। उस डायरी में इस लड़की की पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी और इसकी ज़िंदगी की कहानी भी थी। इस डायरी में लिखा हुआ था कि यह औरत मेरी सौतेली माँ है जिसने सबको यह साबित किया हुआ है कि मैं पागल हूँ और यह मुझे पागल साबित करके इस घर से निकाल देना चाहती है। मैं अपनी सौतेली माँ से बहुत तंग आ गई हूँ। मैं जीना नहीं चाहती क्योंकि मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती जहाँ पर मेरे अपने ही मेरा यकीन ना करे। यह औरत हमेशा मुझे मेरे पिता की नज़रों में गिराने के लिए तैयार रहती है। मेरे पिता मुझसे
नाराज़ रहने लगे हैं। उन्हें भी लगता है कि मैं पागल हूँ और पागलों जैसी हरकतें करने लगी हूँ, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यह औरत मुझे घर से निकाल कर मेरे हिस्से की जायदाद अपने नाम कराना चाहती है। और भी इस डायरी में बहुत सी बातें लिखी हुई थी जिससे पढ़कर मेरा दिल दहल गया था। इस लड़की ने लिखा हुआ था कि मेरी यह सौतेली माँ मेरे साथ काफ़ी कुछ गलत कर चुकी है। अब मेरे अंदर बर्दाश्त ख़त्म हो गई है। अब आगे अगर इसने मेरे साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की और मेरे पिता की नज़रों में मुझे गलत साबित किया तो मैं सुसाइड कर लूँगी। उस लड़की की कहानी में बहुत दर्द था। वह बेचारी बचपन से ही बहुत परेशान थी। मुझे उस बेचारी लड़की पर बहुत तरस आ रहा था। और अब उसकी सौतेली माँ थी कि उसने मुझे काम दिया था कि मैं उसके साथ एक रात गुजारूं। मैं समझ गया था कि उसकी माँ उस पर गलत आरोप लगाकर उसे बदनाम करना चाहती है ताकि वह अपने पिता की नज़रों में गिर जाए और उसका पिता अपनी जायदाद से अपनी बेटी को निकाल दे। भले ही मैं उस औरत का काम करने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन मेरी ईमानदारी मुझे यह काम करने से रोक रही थी। अब तो मैं समझ गया था कि अगर इस लड़की के साथ और ज़्यादा गलत किया गया तो यह लड़की अपनी जान ले लेगी और मैं एक मासूम लड़की को अपनी वजह से मरने नहीं देना चाहता था। अगर वो होश में होती और अपनी मर्जी के साथ यह सब कुछ करती तो भी शायद मेरी ईमानदारी मुझे उसके साथ यह सब कुछ करने से रोक लेती, मगर वो बेखबर सो रही थी। हो ना हो उसकी माँ ने ज़बरदस्ती उसको बेहोश किया होगा ताकि जब उसे होश आए तो उसकी इज्जत लूट चुकी होगी। लेकिन ये औरत उस बेचारी के बहुत ज़्यादा पीछे पड़ी हुई थी। वो औरत जैसी भी थी तो उसकी माँ ही, और फिर एक औरत ही दूसरी औरत की इज्जत खराब करने पर तुली हुई थी। मैंने उस लड़की के साथ कुछ भी गलत ना करने का फैसला कर लिया था और फिर मैंने सोचा कि मैं इसे जगाने की कोशिश करता हूँ। कई बार मैंने उसे उठाने की कोशिश की मगर वो जाग ही नहीं रही थी। कुछ ही देर बाद बार बार आवाज़ों की वजह से उसे होश आ चुका था। जैसे ही वो जागी उसने अपने कमरे के चारों तरफ देखा और फिर मुझे देखा। वह घबरा गई और रोने लगी, कहने लगी, तुम कौन हो और यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। वो चीख चीख कर मुझसे दूर हट गई। उसकी आवाज़ भी उसके जैसी ही प्यारी थी। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहने लगा, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, मैं कोई गलत इंसान नहीं हूँ। इसके बाद मैंने उसे सब कुछ बता दिया जो कुछ उसकी माँ ने मुझे उसके साथ करने के लिए कहा था और उसके बदले में मुझे 50 लाख देने का वादा किया था। यह सुनकर तो उसको अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो अपने हाथों से अपने चेहरे को छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी, कहने लगी, मुझे पता था कि मेरी सौतेली माँ बहुत घटिया औरत है, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि वह एक औरत होते हुए इस हद तक भी गिर सकती है। सही कहा है किसी ने कि सौतेली माँ सौतेली ही होती है, वह कभी भी आपके साथ सगे जैसा व्यवहार नहीं कर सकती। वो मुझे अपने बारे में बताते हुए कहने लगी, जब मैं 10 साल की थी मेरी माँ की एक बीमारी के कारण मौत हो गई। मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। मेरे पेरेंट्स मुझ पर जान निछावर करते थे। हमारे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। मेरे पिता ने मेरे जन्म के बाद ही यह बंगला मेरे नाम कर दिया था और जो उनकी बड़ी प्रॉपर्टी थी वह मेरे पिता ने मेरी माँ के इलाज पर ख़त्म कर दी थी, क्योंकि वह माँ को हर तरह से बचाना चाहते थे। उन्होंने पैसे को पानी की तरह बहाया था, लेकिन फिर भी मेरी माँ नहीं बच सकी थी। फिर एक दिन मेरी माँ हमें इस दुनिया से छोड़कर चली गई। इसके बाद मेरे पिता ने मेरी माँ की मौत के गम को अपने दिल से लगा लिया और वह इसी गम में बर्बाद होते चले गए। उन्होंने अपने बिजनेस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। मेरे पिता बर्बाद होते चले गए। यह बंगला मेरे नाम था, मैं इस बंगले की मालकिन थी और मैं भी अपने आप को बहुत अकेला महसूस करने लगी थी। मुझे पढ़ाई भी करनी होती थी, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं कि एक मर्द सिर्फ अपनी पत्नी से ही कर सकता है। मैं बेटी होकर अपने पिता का भरपूर ख्याल रखती थी, मगर फिर भी अपनी पढ़ाई में बिजी होने की वजह से मैं अपने पिता के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाती थी। मेरे पापा को उनके रिश्तेदार ने समझाया कि उन्हें दूसरी शादी करनी नहीं चाहिए। अब मेरी उम्र 15 साल हो गई थी और मैं धीरे धीरे जवान होने लगी थी और इसी तरह मेरे पापा की शादी मेरे इस सौतेली माँ के साथ हो गई, क्योंकि यह मेरे पापा के दोस्त की बहन थी और यह तलाकशुदा थी। इस औरत के पति ने इसे तलाक देकर घर से निकाल दिया था। मेरे पिता ने इससे शादी करके इसे हमारे घर में सहारा दिया। मेरे पापा को लगता था कि यह औरत मेरे पापा और उनकी बेटी का बहुत ख्याल रखेगी। मुझे भी अपने पापा की दूसरी शादी से कोई ऐतराज़ नहीं था, क्योंकि मैं सोचती थी कि इस तरह से मेरे पापा का अकेलापन भी दूर हो जाएगा और मुझे भी माँ का प्यार मिल जाएगा। लेकिन इस औरत ने घर में आने के बाद एक के बाद
एक मेरे खिलाफ चाल चली, क्योंकि यह औरत अच्छे से जानती थी कि इस बंगले के अलावा मेरे पापा के पास और कोई प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि जो कुछ प्रॉपर्टी थी वो काफ़ी साल पहले मेरी माँ के इलाज में ख़त्म हो चुकी थी। अब जो कुछ भी है वह यही है, मेरे पापा का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। वह काफ़ी सारा पैसा कमाते हैं, क्योंकि उन्होंने दूसरी शादी करने के बाद अपने बिजनेस पर दोबारा से ध्यान देना शुरू कर दिया था। लेकिन इस औरत को हमेशा यही बात खलती रही कि यह बंगला उसके पति की बेटी के नाम क्यों है, हालांकि वह अब मेरे पिता की पत्नी बनकर इस घर में आ गई थी, तो यह बंगला उसके नाम होना चाहिए था। मैं उसको अपनी माँ समझकर उसके करीब जाती थी, लेकिन वह औरत हर बार मुझे धुतकार देती थी। मेरे पिता के सामने तो ऐसे रिएक्ट करती थी जैसे मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन उसके पीछे मुझ पर अत्याचार करती थी, मुझे खाना नहीं देती थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। इसी तरह से मेरी उम्र 18 साल हो गई और इस औरत ने मुझ पर इल्ज़ाम लगा लगा कर मेरे पिता को मेरे खिलाफ कर दिया। कभी कभी मेरे पिता मेरी बात मान लेते, लेकिन कभी कभी वह मुझ पर इस औरत के लिए हाथ भी उठा दिया करते थे। इस औरत ने मेरी ऐसी अजीब अजीब हरकतें मेरे पिता को बताई कि उन्होंने मुझे पागल समझना शुरू कर दिया और सिर्फ मुझे कमरे में बंद रहने के लिए ही कहा। मैं पिछले 7-8 सालों से इस कमरे में ही बंद रहती हूँ। मेरी माँ चाहती है कि मेरे पिता मुझसे मेरी जायदाद वापस ले ले, लेकिन अभी तक मेरे पिता के दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं आई है। लेकिन वह औरत यही चाहती है कि मेरे पिता मुझसे मेरी जायदाद लेकर उस औरत के नाम कर दे, क्योंकि वह उनकी पत्नी बनकर इस घर में आ गई है और इस पर अब उसी का हक है। लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी जायदाद उसके नाम हो जाए। अगर मैं उसको अपना बंगला दे भी दूँ तो वह बदले में मुझे प्यार दे, लेकिन वह औरत बदले में मुझे प्यार नहीं देना चाहती। वह मुझे इस घर से निकाल देना चाहती है। मुझे पता है अगर मैंने उसके नाम अपना बंगला करवा दिया तो वह मेरी ज़िंदगी को और भी ज़्यादा ख़राब कर देगी। वह मेरी ज़िंदगी पहले ही वह काफ़ी ख़राब कर चुकी है, क्योंकि वह मुझे पागल साबित कर चुकी है, मेरे पिता को मेरे खिलाफ भी कर चुकी है और मेरा अपने कमरे से निकलना भी बिल्कुल बंद हो गया है। इसलिए तो इस औरत ने यह चाल चली कि वह तुम्हें मेरे कमरे में रात गुजारने के लिए भेज दे। मुझे पूरा यकीन है कि इस कमरे में कहीं ना कहीं कैमरे लग रहे होंगे, ताकि वह सबूत इकट्ठा करने के बाद मेरे पिता को दिखाए और अब की बार मेरे पिता मुझे धक्के मारकर अपनी जायदाद से बेदखल करके मुझे इस घर से निकाल देंगे और वह औरत इस घर में खुशी खुशी ऐश करेगी। वह लड़की ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, कहने लगी मेरा इस दुनिया में मेरे पिता के अलावा कोई नहीं है, लेकिन यह औरत मेरे पिता को मुझसे छीन चुकी है। मुझे अपनी ऐसी ज़िंदगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मैं मरना चाहती हूँ, मैं मर जाना चाहती हूँ। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। मैंने उसे खामोश किया और कहा कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम फिक्र मत करो। मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ कि तुम्हारा फ़ायदा उठाऊँ। वो मेरी बात सुनकर खामोश हो गई। मैंने कहा मैं तुम्हारी डायरी पढ़ चुका हूँ, मुझे तुम्हारी बीती हुई ज़िंदगी के बारे में तुम्हारी डायरी ने सब कुछ बता दिया है। वो कहने लगी तुम मेरी किस तरह से मदद करोगे। मैंने कहा मैं तुमसे शादी करूँगा, मुझे तुम्हारी जायदाद से कोई मतलब नहीं है। मैंने फिर उससे अपने प्लान के बारे में बताया और मैं शर्ट के बटन लगाता हुआ नीचे उतर आया। मैंने उसकी माँ से पैसे लिए थे और वहाँ से निकल आया था। अगले दिन हमारे प्लान के मुताबिक उस लड़की अंजलि ने अपनी माँ को रोते हुए बताया कि उसकी इज्जत खराब हो गई है। तभी तो मुझे उस औरत ने फ़ोन करके बताया था कि तुमने बहुत अच्छे तरीके से काम किया है। मैं उसे अपने साथ ले आया था और हम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली थी। अंजलि का पिता 2 दिन के लिए अमेरिका गया हुआ था। जब 2 दिन बाद अंजलि का पिता घर आया तो अंजलि की माँ ने उसे बताया कि तुम्हारी बेटी ने किसी के साथ अपना मुंह काला कर लिया है, अब जल्दी से इसे घर से धक्के मारकर निकाल दो। अंजलि की माँ ने उसके कमरे में लगे हुए कैमरे की रिकॉर्डिंग उसे दिखाना चाहा, लेकिन वह रिकॉर्डिंग चल ही नहीं रही, क्योंकि मैंने कैमरे का तार डिस्कनेक्ट कर दिया था, जिसके बाद उसके अंदर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था। क्योंकि अंजलि मुझे बता चुकी थी कि इस कमरे में ज़रूर कैमरे होंगे और उसके बताने के मुताबिक जब मैंने कमरे में चेक किया तो कमरे में कैमरा मौजूद था, क्योंकि उसकी माँ सबूत इकट्ठा करना चाहती थी। लेकिन मेरे पास एक ऐसा सबूत था जिसने अंजलि की सौतेली माँ को बर्बाद करके रख दिया। मैं अंजलि के पिता के घर पहुँचने से पहले ही उनको उनकी पत्नी की कॉल रिकॉर्डिंग उन्हें भेज चुका था, जबकि अंजलि की माँ ने दूसरे दिन कॉल करके मुझसे कहा कि तुमने मेरी बेटी के साथ बहुत अच्छा काम किया है। मैं ऐसा ही चाहती थी कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए और वह फूट फूट कर रोए।
वह इसी तरह से रो रही है। अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत हो तो मुझसे और ले लेना। यह पूरी बात मैंने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली थी और वह रिकॉर्डिंग मैंने अंजलि के पिता को सेंड कर दी थी। अंजलि के पिता ने अपनी बेटी पर हाथ उठाने की बजाय अपनी पत्नी पर हाथ उठाया और उसे वह रिकॉर्डिंग सुना दी। अंजलि की माँ को यह उम्मीद नहीं थी कि उसने अपने बिछाए हुए जाल में वह खुद ही फंस सकती है। अंजलि ने भी सब कुछ सच सच बता दिया था और कहा था कि वह मेरे साथ शादी कर चुकी है। मैं भी मौके पर पहुंच गया और मैंने कहा कि इस औरत ने मुझे इस गलत काम के लिए पैसे दिए थे। अंजलि के पिता ने अपनी दूसरी पत्नी को डिवोर्स देकर घर से निकाल दिया। अब अंजलि की सौतेली माँ दर दर की ठोकरें खा रही है और अंजलि के पिता ने खुशी खुशी मेरी और अंजलि की शादी धूमधाम से कर दी। ज़रूर मेरे दिल में लालच आ गया था, लेकिन मैं किसी औरत की इज्जत खराब नहीं कर सकता था। मेरी इसी ईमानदारी से खुश होकर उन्होंने कहा कि तुम्हें चोरी चुपके शादी करने की क्या ज़रूरत थी। मैं तुम्हारी खुशी खुशी अपनी बेटी के साथ शादी करवा देता। और यही हुआ। उन्होंने खुशी खुशी मेरी और अंजलि की शादी करवा दी। मेरी माँ और बहनों को भी इस बात से कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि अंजलि खूबसूरत होने के साथ साथ एक संस्कारी और अमीर पिता की बेटी भी थी। शादीशुदा ज़िंदगी अंजलि के साथ बहुत अच्छी गुजर रही है और मैं अंजलि से बहुत प्यार करता हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।